हाँ जी बेटे नमस्ते। आज हम आप लोगों के साथ एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो इसलिए आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इक्वेशन इज based on the dual aspects concept of accounting। बेटे डुअल एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारा अकाउंटिंग में दो एस्पेक्ट कवर होते हैं। ये आपको जो चैप्टर है प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, उसमें आपने डुअल एस्पेक्ट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था उसके अंदर? एवरी ट्रांजैक्शन हैज two aspects। One is debit and other is credit। अगर एक चीज डेबिट होती है तो दूसरी चीज क्रेडिट होती है। एक मैंने आपको इक्वेशन भी समझाई थी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यानी कि बेटे हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। और ये आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद मैच करना है। इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। हर ट्रांजैक्शन में हमें 5 बातों पर ध्यान देना है। एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस। बेटा या तो एसेट बढ़ेंगे या एसेट कम होंगे। कैपिटल या तो बढ़ेगी या कम होगी। लायबिलिटी या तो बढ़ेगी या कम होगी। रिवेन्यू या तो बढ़ेगा या कम होगा। एक्सपेंसेस या तो बढ़ेगा या कम होगा। पर आप रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को एडजस्ट करेंगे थ्रू कैपिटल। ठीक है, अब सुनिए। इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस
effect of transactions on accounting equation. बेटा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन पे ट्रांजैक्शंस का क्या इफेक्ट पड़ता है? पहली होती है वो ट्रांजैक्शन जो अफेक्ट करती हैं दो आइटम्स को, और दूसरी होती है हमारी वो ट्रांजैक्शन जो अफेक्ट करती हैं मोर देन टू आइटम्स। अब इसके दो टुकड़े कर लेते हैं। यहां तक कॉपी कर लीजिए। इसके दो टुकड़े कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग अपोजिट साइड, ट्रांजैक्शन affecting opposite sides। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके। पहला, इंक्रीज इन एसेट्स, increase in capital। दूसरा, decrease in assets, decrease in capital। तीसरा, इंक्रीज इन एसेट। एक एक पॉइंट समझेंगे हम। ये इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, चौथा, डिक्रीज इन एसेट्स, decrease in liabilities। दूसरी साइड, ट्रांजैक्शंस affecting same side but in opposite direction। but in opposite direction। इसका एग्जाम्पल है इंक्रीज इन एसेट,
decrease in another asset, increase in assets, decrease in another assets. दूसरा एग्जाम्पल है डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी. अब इनके एग्जाम्पल देखेंगे हम. पहले यहां तक आराम से कॉपी करिए. चलिए बेटे, जितना सारा आपने लिखा है अब इसे कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं. ठीक है. चलिए, हम पहला पार्ट ले रहे हैं अपना ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग opposite sides. इसका एग्जाम्पल लिया मैंने पहले. इंक्रीज in assets, increase in owners capital. एग्जाम्पल देखिए. Ram started business with cash rupees 50,000 goods rupees 70,000 and machine rupees 80,000. बेटे, राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है. उसने कैश लाया 50,000, गुड्स लाया 70,000, मशीन लेकर आया 80,000 की. अब अगर कोई प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में कोई एसेट लाता है तो उसे कैपिटल कहते हैं. तो आप इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनाएंगे? हमारे पास एसेट्स आ गए इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. अब सुनिए, आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर एक तरफ एसेट्स बढ़ रही है और साथ ही साथ दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ रही है. देखिए, अपोजिट साइड में ट्रांजैक्शन अफेक्ट हो रही है. इधर से असेट बढ़ रही हैं, इधर से कैपिटल बढ़ रही है. एसेट्स कौन कौन सी बढ़ी हैं आपके पास? एसेट्स कैश बढ़ी है, आपके पास स्टॉक बढ़ा है, आपके पास मशीन बढ़ी है. तो कैश कितना बढ़ा है आपके पास? 50,000. स्टॉक कितना बढ़ा है? 70,000. मशीन कितनी बढ़ी है?
80,000। और इधर की साइड क्या चीज़ बढ़ गई है आपके पास? कैपिटल 2 लाख। 50 और 70 एक 20 और 80 2 लाख। तो ये आपकी दोनों साइडें बराबर आ रही हैं, मैच करनी होती है हमें हर बार। इसे एग्जाम्पल नंबर 1 कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? चेक करिए, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज इन एसेट तो हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। एग्जाम्पल देखें जरा इसका। एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं इसे। राम विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस कैश 5,000 and stock 10,000 for private purpose। बेटे प्राइवेट पर्पस के लिए राम ने बिजनेस में से कैश निकाला कितना? 5,000 और स्टॉक निकाला 10,000। तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन थी? आपके पास था कैश 50,000 का, स्टॉक था आपके पास 70,000 का, मशीन थी आपके पास 80,000 की, लायबिलिटी में कुछ नहीं था, और कैपिटल थी आपकी 2 लाख। अब वो 5,000 तो कैश निकाल कर ले गया, 10,000 का स्टॉक ले गया, 10,000 का स्टॉक ले गया, और 15,000 कैपिटल में से माइनस कर देंगे ड्राइंग्स के। अब हमारी नई इक्वेशन बनेगी। हमारे पास कैश बच गया 45,000, स्टॉक बच गया 60,000, मशीन बच गई 80,000, लायबिलिटी एज इट इज है, और कैपिटल बच गई 185। चेक करिए, 45 और 60 एक 5 और 80 एक 85। ये आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद चेक करना है। थर्ड पॉइंट पे आइए। थर्ड पॉइंट क्या था आपका? इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। बेटे एसेट्स तो बढ़ रही हैं, साथ में लायबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3। गुड्स परचेज on credit from Shyam
₹10,000। अब सुनिए, टू साइड एस्पेक्ट में बेटे आपके पास में आपने माल खरीदा तो स्टॉक आ गया, लेकिन जिससे खरीदा है उससे उधार खरीदा है, तो ये जो श्याम है आपका लेनदार बन जाएगा, यानी क्रेडिटर, और क्रेडिटर लायबिलिटी होती है। बोलिए, तो पहले पुरानी इक्वेशन उतार लेते हैं अपनी। कैश प्लस स्टॉक था हमारे पास, प्लस मशीन थी हमारे पास, और इधर थी हमारे पास लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैश था हमारे पास 45,000, ये रहा ऊपर दे रखा है, 60,000, 80,000, और कैपिटल थी 1,85,000। अब आपने 10,000 का माल खरीदा तो स्टॉक में जुड़ जाएगा, और लायबिलिटी में क्रेडिटर बढ़ जाएंगे आपके 10,000 से। फिर से नई इक्वेशन आ जाएगी, कैश 45, स्टॉक 70, और मशीन 80 की, क्रेडिटर 10,000 के, और कैपिटल 185 की। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का ही। टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से लोन लिया है 1,00,000 रुपए का, तो बेटे कैश 45 चल रहा था, उसमें 1,00,000 जुड़ जाएगा, पर स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मशीन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्रेडिटर 10,000 थे, प्लस एक लायबिलिटी और बढ़ गई लोन, तो 10,000 के क्रेडिटर प्लस 1,00,000 रुपए का लोन प्लस 1,85,000 की कैपिटल। नई इक्वेशन आएगी, 1,45,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000 प्लस 10,000 प्लस 1,00,000, 1,85,000। बोलिए यहाँ तक। अब आ रहे हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 हमसे कहता है डिक्रीज इन लायबिलिटीज डिक्रीज इन एसेट। बेटे लायबिलिटी भी कम हो रही है, एसेट भी कम हो रही है। तो एग्जाम्पल देखिए, आपने शाम से उधार माल खरीदा था 10,000 रुपये का, तो शाम क्रेडिटर बन गया था। अब हमने क्या करा कि हम शाम को पेमेंट कर रहे हैं, हम शाम को पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट टू शाम
creditor ₹8,000। तो बेटे पहले अपनी इक्वेशन लिख लो। आपके पास कैश था, स्टॉक था, मशीन थी, और इधर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर थे, लोन ले रखा था, और कैपिटल। कैश हमारे पास कितना था? 1,45,000। स्टॉक हमारे पास कितना था? 70,000। मशीन कितने की थी? 80,000 की। क्रेडिटर थे 10,000 के, लोन था 1,00,000 का, और कैपिटल थी हमारी 1,85,000। ये तो पुरानी इक्वेशन आ गई। अब शाम को पेमेंट कर रहे हो 8,000, तो 8,000 कैश में से चले गए और 8,000 रुपये क्रेडिटर्स में से चले गए। अब फिर से नई इक्वेशन आ जाएगी। कैश बच जाएगा हमारे पास 137 प्लस 70,000 प्लस 80,000, 2,000 के क्रेडिटर रह गए, लोन 1,00,000 का, और कैपिटल 185। सही है? चेक कर लीजिए। टोटल 70 और 80 1,50,000, और 137 287, और इधर का भी 287। तो ये आपका पूरा का पूरा ए पार्ट खत्म हो गया। ए पार्ट के 4 एग्जाम्पल थे, देखिए ये रहा ए पार्ट के। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। अब मैं बी पार्ट करने जा रहा हूं, ये वाला पार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए तैयार हैं आप सब लोग? ओके, हाँ सर हम तैयार हैं, हमें कराओ फटाफट। आइए चलिए बेटे बी पार्ट उठा लेते हैं। सबसे पहले बी पार्ट की हेडिंग डाल लेते हैं। ट्रांजैक्शंस affecting same side but in opposite direction। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। आपका एग्जाम्पल यही चल रहा है, ऊपर से ध्यान रखना आप, ये आप कंफ्यूज ना हो जाएं बिल्कुल भी। हम इसी को रखेंगे अपने एग्जाम्पल को। हमारा पहला पॉइंट था इसके अंदर, फर्स्ट increase in assets, decrease in another asset। बेटे एक एसेट बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। एग्जाम्पल देखिए इसका, बहुत बढ़िया है। आपने गुड्स परचेज किए कैश में, कैश परचेज ऑफ गुड्स
₹10,000। अब सुनिए बेटे, आपने माल खरीदा है तो आपके पास स्टॉक आएगा, एसेट बढ़ेगी और कैश जाएगा तो एसेट कम हो जाएगी। तो एक एसेट कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है। अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लें पहले। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चल रही है हमारी? हमारे पास कैश है, हमारे पास स्टॉक है, हमारे पास मशीन है, लायबिलिटी में हमारे पास क्रेडिटर हैं, लोन है और कैपिटल है। कैश हमारे पास था 137, स्टॉक हमारे पास 70 था, मशीन हमारे पास 80 की थी, क्रेडिटर 2000 के बचे थे, लोन 1 लाख का है हमारे पास और कैपिटल 185 की है। ठीक है। अब आपने कैश में माल खरीदा तो स्टॉक बढ़ेगा 10,000 से, मगर एक एसेट्स कम भी हो जाएगी, कैश भी कम हो जाएगा आपके पास से। अब फिर से आप नई इक्वेशन लेंगे तो कैश बचेगा आपके पास 127, स्टॉक बचेगा आपके पास 80,000 का, मशीन तो 80 थी, 80 ही रहेगी, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं, लोन में कोई चेंज नहीं और कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं। ठीक है बेटे, बोलिए यहां तक। एग्जाम्पल नंबर 2, cash received from sale of goods ₹5,000। बेटे कैश आया, रिसीव हुआ, मगर गुड्स चले गए। तो एक एसेट्स बढ़ी और दूसरी कम हो गई। आप अपनी इक्वेशन लिखिए पहले। कैश, स्टॉक, मशीन, इधर क्रेडिटर, लोन प्लस कैपिटल। अमाउंट सामने दे रखी है 127, 80,000, 2,000, 1 लाख, और कैपिटल 185। अब कैश आया है तो कैश जोड़ दीजिए 5,000 का, और गुड्स चला गया 5,000 का। नई इक्वेशन बन गई, ये हो गया 132, ये रह गया 75, ये 80 है,
ये 2000 है, ये 1 लाख है, ये 185 है। बोलिए बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आ रहे हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आइए, ट्रांजैक्शंस affecting more than two items। बेटे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है? इसे जरा प्यार से समझेंगे, आराम से। आइए, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं पहले आपके साथ। आप अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, पहली बार अकाउंट सीख रहे हैं, तो बहुत आसान ले रहा हूं मैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 sold at ₹30,000। बेटे यहाँ पे टर्म्स का मतलब समझिए। पहले तो कॉस्टिंग का मतलब समझिए। कॉस्टिंग का मतलब होता है इतने में बना, मतलब जो माल तुमने बनाया है उस पे खर्चा 25 का आया है और आप उसे 30 का बेच रहे हो, तो आपको फायदा कितना हो गया? आपको 5,000 का फायदा हो गया बेचने पे। बोलिए, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे अब इसे? पहले अपनी इक्वेशन लिखिए, कैश। जब आप रेगुलर क्वेश्चन करेंगे तो बार बार नहीं लिखना है। जब आप रेगुलर क्वेश्चन करेंगे तो बार बार नहीं लिखा जाएगा। ये तो मैं आपको केवल समझा रहा हूं, इसलिए बार बार लिखना पड़ रहा है। कैश है, स्टॉक है, मशीन है, इधर हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, लोन है और कैपिटल है। बेटे कैश है हमारे पास 1,32,000, स्टॉक है हमारे पास 75,000, मशीन है हमारे पास 80,000, क्रेडिटर 2,000 के बचे हुए हैं, लोन 1 लाख का है और कैपिटल 185। अब ध्यान से बात सुनिए, आपके पास से माल कितना गया? 25,000 का, और बदले में पैसे कितने मिले? 30,000। तो जो आपको फायदा हुआ 5,000 का, जो आपको फायदा हुआ 5,000 का, वो फायदा और नुकसान हमेशा कैपिटल में ऐड किया जाता है, तो वो हम 5,000 रुपये यहाँ पे ऐड करेंगे प्रॉफिट के नाम से। मैंने आपको ऊपर समझाई थी ये बात, देखिए मैंने लिखवाई थी आपको ऊपर ये चीज़ कि रिवेन्यू और एक्सपेंसेस कैपिटल से एडजस्ट किए जाते हैं, ठीक है? तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई। अब ये आ गया हमारे पास 162, ये रह गया 50,000, ये 80,000,
ये 2000, ये 10,000, सॉरी 1 लाख, सॉरी 1 लाख, ये ठीक कर लीजिए। कॉमा यहाँ पे लगेगा, और ये 185, और ये पॉइंट आपके काम का है तो इसे आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, तो ये टोटल जो है ये टोटल आएगा 190। सही है यहाँ तक? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 sold at ₹8,000। अब क्या उल्टा हो गया बेटे? तुम्हारा माल कितने में बना? माल बना 10,000 का और बेचना पड़ा 8,000 में, तो इसका मतलब कुल मिलाकर आपको लॉस हो गया 2,000 का। बोलिए, अब लॉस है, अगर प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ता है तो लॉस कैपिटल में से माइनस होगा। पहले अपनी इक्वेशन लिखिए, कैश प्लस स्टॉक प्लस मशीन इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस लोन प्लस कैपिटल। अब बेटा कैश हमारे पास 162 है, स्टॉक हमारे पास 50 है, मशीन हमारे पास 80 की है, मशीन हमारे पास 80 की है, क्रेडिटर 2,000 के हैं, लोन 1 लाख का है और कैपिटल 190 की है। ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक बताइए। अब आपके पास कैश कितना आएगा? कैश तो 8,000 आएगा, पर माल कितने का जा रहा है? 10 का। तो जो 2 का नुकसान हो रहा है उसे क्या कहेंगे आप? लॉस। और अपने ध्यान रखने के लिए पेपर में नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा ये बात, आपको पेपर में नहीं लिख के दिखाना है प्रॉफिट और लॉस। ये तो केवल मैंने आपके याद रखने के लिए लिखी है, जिससे कि आपको भूल ना जाए। अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, ये क्या कर दिया मैंने बेटे? अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 170, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40, यहाँ पे हमारा 80, यहाँ पे हमारा 2,000 और ये 1 लाख और ये 188। अब आप इसका टोटल करके देखिए ज़रा, 170, 210, 290 और इधर का भी 290, दोनों साइड बराबर आ रही हैं आपकी।
बोलिए बेटे, यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया सबको अच्छी तरीके से? अब आगे चलें।